हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की सोशल साइंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस किस रिलेटेड चुनौतियां, जैसे कि ऐसी चुनौतियां जिससे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है, डेवलप नहीं हो पा रही है। ऐसी क्या चुनौतियां, किस चुनौतियों की वजह से, किस कारण की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है और डेवलप नहीं हो पा रही है, वो हम देखेंगे। यदि हम शॉर्ट में बात करें तो वो है UPI, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। ये तीन मेन रीज़न है और ये चुनौतियां हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के सामने। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, P पॉवर्टी यानी गरीबी, I इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। ये थ्री मेन रीज़न है जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है या डेवलप नहीं हो पा रही है। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज द फास्टेस्ट growing economy of the world, but still faces some challenges like poverty, inflation, unemployment. हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो तो बहुत फास्ट कर रही है, पूरे वर्ल्ड में से फास्ट ग्रो कर रही है, बट इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं। वो है जैसे पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर तो रही है पर उतनी नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं कर रही है, तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि पॉवर्टी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों रीज़न की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। ये इसके सामने बड़े चैलेंजेस। ड्यू टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग मैनी नेगेटिव कंडीशन। पॉवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी के कारण हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, वो फेस कर रही है मैनी नेगेटिव कंडीशन, बहुत सी नेगेटिव कंडीशन फेस कर रही है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्थाएं, गरीबी और बेरोजगारी के कारण। तो यही बात है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ग्रो नहीं होने का और डेवलप ना होने का इस चैप्टर में रीज़न बताया गया है और चैलेंजेस बताए गए हैं, जैसे कि UPI, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। ये थ्री मेन रीज़न है और सामने बड़ी चुनौतियां हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के सामने। अब फर्स्ट टॉपिक आता है इन्फ्लेशन। हमने जो UPI देखा था, मतलब तीन मेजर प्रॉब्लम है हमारी इंडियन इकोनॉमी के सामने या भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने, जो चुनौतियां हैं जिससे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है और डेवलप नहीं हो पा रही है। तो उसके सामने तीन मेजर प्रॉब्लम थी, मुख्य समस्याएं। वो थी UPI मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन, जिसमें से हम फर्स्ट देखेंगे इन्फ्लेशन, सेकंड पॉवर्टी और थर्ड देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो सब फर्स्ट टॉपिक जो है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई आपको पता होगा, महंगाई क्या होती है कि किसी भी जो वस्तु है उसके दाम बढ़ जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे तो उसी को कहेंगे हम महंगाई, जो कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है महंगाई। हर चीज़ में, गुड्स और सर्विस में महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, तो वही क्या है? इन्फ्लेशन। तो इसकी डेफिनेशन यह है कि इन्फ्लेशन रेफर द कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट की जो जनरल प्राइस लेवल है, उसकी जो प्राइस लेवल है, सामान्य प्राइस लेवल, उसमें क्या होना है कि कंटिन्यूस राइज होना, यानी लगातार इंक्रीज होना। जो उसकी प्राइस है किसी भी गुड्स और सर्विस की, उसमें लगातार चेंज होना ही क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। वही महंगाई कहलाती है। मतलब किसी भी गुड्स और सर्विस की जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें लगातार इंक्रीज होना ही इन्फ्लेशन कहलाता है या महंगाई कहलाता है। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड ग्रुप ऑफ गुड्स। वही, ये एक ऐसी कंडीशन है, इन्फ्लेशन, महंगाई एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो गुड्स की प्राइस
और जो ग्रुप ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं का जो समूह है उसकी प्राइस या जो सिंगल वस्तु है उसकी प्राइस में इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। We buy many kinds of goods and service from the market to fulfill our needs. You must have bought toys, slippers, sweets, ice cream, cold drink. You must have observed that you pay higher price compared to the previous year. The scenario of this rising price is known as inflation. मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इसमें देखते हैं कि आपने बहुत से प्रकार के गुड्स और सर्विस परचेज किए होंगे मार्केट से आपकी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए। तो गुड्स और सर्विस, गुड्स का मतलब वस्तुएं, सर्विस यानी सेवाएं, वो आपने परचेज की होगी मार्केट से, जिसमें से आपने खरीदा होगा, टॉयज़ खरीदे होंगे मार्केट से, स्लीपर खरीदे होंगे, स्वीट्स खरीदी होंगी, आइसक्रीम खरीदी होगी, कोल्ड ड्रिंक खरीदी होगी मार्केट से। तब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि तब जब आप खरीद रहे थे मार्केट में, तब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कि जो आप किसी भी गुड्स और सर्विस की जो प्राइस पे कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि राम है। राम 2015 में जाता है तो ये क्या खरीदता है? समझ लो आइसक्रीम खरीदता है। तो वो आइसक्रीम उसको 5 रुपये में मिलती है। तो राम जो है वो अब 2020 में जाता है तो वही आइसक्रीम, उसी क्वालिटी की आइसक्रीम उसको 20 रुपये में मिलती है। तो यही क्या है? महंगाई है। तो जब राम मार्केट में गया होगा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो आइसक्रीम है वो हाई रेट में मिल रही है, बदले पिछले साल जो 5 साल पहले गया था उसके बदले अब बहुत ज़्यादा रेट में मिल रही है। ये क्या है? महंगाई है। तो एक बार वापस समझाता हूँ कि आपने मार्केट से बहुत से प्रकार के गुड्स और सर्विस परचेज़ किए होंगे आपकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तब आपने क्या क्या खरीदा होगा कि टॉयज़ खरीदे होंगे, स्लीपर्स खरीदे होंगे, स्वीट्स खरीदी होगी, आइसक्रीम खरीदी होगी, कोल्ड ड्रिंक खरीदी होगी, बहुत कुछ। तब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जो है वो हाई प्राइस पे कर रहे हो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। जो आपने पिछले साल प्राइस पे की थी उससे आप अब ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो। यही क्या है? महंगाई है। अब है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई को मेज़र कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या उपाय है? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉसेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इफेक्टिव कंट्रोल इन ऑन इट, महंगाई से बचने के लिए, महंगाई के कारण जो लॉस होते हैं हमें, उनसे बचने के लिए इफ़ेक्टिव कंट्रोल है, यानी टाइम टू टाइम हमारी महंगाई जो बढ़ रही है इसको मेज़र किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वी शुड मेज़र इट प्रॉपरली, हम जो है इसको प्रॉपरली मेज़र करते हैं। इन इंडिया वेरियस टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्सेस आर प्रिपेयर्ड, हमारे इंडिया में जो है वेरियस टाइप के प्राइस इंडेक्सेस तैयार किए गए हैं इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, 3 लेवल पर किए गए हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स कहाँ पर जो है वो इन्फ्लेशन मेज़र करते हैं, तो मैं बता दूं, जैसे कोई भी गुड्स है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि एसी है, तो एक फैक्ट्री है एसी की। तो अब एसी है, एसी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ से एसी आती है। ये कौन हो गए? एसी वाले प्रोड्यूसर, जो कि एसी प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहाँ से जो एसी है वो डायरेक्ट जाती है होलसेल वाले के पास, मतलब कि यहाँ से एसी जाती है होलसेल वालों के पास। यहाँ मैन्युफैक्चर की एसी, वो ये एसी जाएगी जैसे कि 100, 200, 300, जितनी भी एसी जाएगी इकट्ठी जाएगी होलसेलर के पास। होलसेलर के बाद में आते हैं रिटेलर, जो कि होलसेलर से खरीद के लाएंगे। बहुत सारे रिटेलर होते हैं, जैसे कि इसने 5 खरीद ली, ये 4 खरीद ली, इसने 2 खरीद ली, 1 खरीद ली, 10 खरीद ली,
50 खरीद ली इस होल सेलर से, जो कि ये जगह जगह दुकानें होंगी रिटेलर की। तो अब यहाँ से अब एक एक रिटेलर से यहाँ से जो है वो डायरेक्ट अब कंज्यूमर परचेज करेंगे एक एक ऐसी। तो इस प्रकार से जो है कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, होल सेलर के पास जाती है, होल सेलर से रिटेलर के पास जाती है और रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास जाती है। तो अब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो इन्फ्लेशन मेज़र करता है इस लेवल पर कि होलसेल लेवल पर कितनी महंगाई बढ़ रही है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ये मेज़र करता है कि जो कस्टमर जो है जो खरीद रहे हैं उन पर जो इन्फ्लेशन की रेट है वो क्या है। और जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहाँ की जो इन्फ्लेशन रेट है वो मेज़र करते हैं। तो जनरली होलसेल प्राइस इंडेक्स कहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो मेज़र करते हैं, तो जो होलसेलर होते हैं वहाँ पर। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जो कंज्यूमर होते हैं वो परचेज करते हैं, तो कंज्यूमर पर कितनी इन्फ्लेशन रेट है वो मेज़र करते हैं। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पर कितनी इन्फ्लेशन रेट है वो मेज़र करते हैं। जनरली हमारे इंडिया में जो यूज़ किया जाता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो किया जाता है। मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसके द्वारा इन्फ्लेशन रेट जो है हमारे इंडिया में मेज़र की जाती है, मतलब होलसेल लेवल पर ही की जाती है। दिस इंडेक्स हैव टू चेक एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। ये जो इंडेक्सेस हैं वो किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस की एवरेज चेंज, कोई भी गुड्स है उसकी प्राइस में कितना एवरेज चेंज हुआ है वो चेक करने के लिए ये इंडेक्सेस काम आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन इन इंडिया, हमारे भारत में कितनी महंगाई है, कितने परसेंट क्या रेट है महंगाई। तो इन इंडिया इन्फ्लेशन इज जनरली मेजर थ्रू होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैंने बताया था कि जो हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो मेज़र किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्फ्लेशन वाज सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंडिया। हमारे आज़ादी के बाद जो इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम रही है हमारे इंडिया के लिए। इन 1950 इन्फ्लेशन वाज जस्ट 1.7। जो 1950 में इन्फ्लेशन रेट जो थी वो कितनी थी, 1.7%। और जो 1960 में इन्फ्लेशन रेट जो थी वो 6.4 हो गई। 1970 में जो इन्फ्लेशन रेट जो थी वो 9% रह गई। और यही इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई 1995 तक रहती है, फिर जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फिर 2001 से 2011 तक की जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो 4.7% के अराउंड होती है। तो हम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 के बीच में जो इन्फ्लेशन रेट थी वो कितनी थी, 1950 में जो इन्फ्लेशन रेट थी वो कितनी थी, इस प्रकार से। और भारत में जो इंडिया में जो इंडेक्स यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जनरली इसी को यूज़ किया जाता है, इसी इंडेक्स को। अब हम पढ़ेंगे कि लॉसेस फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या क्या लॉसेस होते हैं। The value of currency decrease due to inflation, so individual is not able to purchase more goods in the exchange of fixed amount of currency compared to earlier time। तो इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण जो वैल्यू होती है करेंसी की, मनी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। किस प्रकार से, जैसे 5 साल पहले 2017 में जो चावल मिल रहे थे, ठीक है, चावल का एग्जांपल लेते हैं, चावल जो मिल रहे थे वो 25 रुपये किलो मिल रहे थे। 25 रुपये किलो मिल रहे थे। वही चावल 2020 में वही चावल 2020 में 40 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो पहले कितने मिल रहे थे, 25 रुपये मिल रहे थे 1 किलो। अब वही चावल 2020 में 40 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो क्या हो गई, महंगाई हो गई, रेट बढ़ गई। जो उसकी जनरल प्राइस लेवल थी उसमें इंक्रीज़ हो गया और लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब मैं बता दूं कि वैल्यू की करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कैसे हुई। मैं 25 रुपये में 1 किलो चावल खरीद रहा था, अब मैं 40 रुपये दे रहा हूँ
तब जाके 1 किलो चावल आ रहे हैं। तो चावल तो वही 1 किलो, पहले भी 1 किलो ही थे, अभी भी 1 किलो ही है। और पैसे जो थे वो पैसे पहले कम थे और अब ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। मतलब जो करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई महंगाई के कारण। तो पीपल हैविंग फिक्स इनकम और अर्निंग डेली वेजेस आर मोस्टली अफेक्टेड ड्यू टू इन्फ्लेशन। जो फिक्स डेली जिसकी इनकम है, जैसे कि कोई मजदूर है, उसकी 500 रुपये फिक्स्ड इनकम है, एक दिन के 500 रुपये फिक्स इनकम है, तो ये लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो इन्फ्लेशन महंगाई का। और इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सेविंग ऑफ द कॉमन मैन। और जो सेविंग की जो हैबिट होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जितने आज 5 साल पहले उस सेविंग कोई पर्सन कर रहा था 5,000 रुपये, 5,000 रुपये सेविंग कर रहा था, तो अब जो है 5 साल पहले मतलब 2015 में, अब 2020 में वो 5,000 सेविंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई होगी। तो महंगाई बढ़ गई इसका मतलब यूँ तो नहीं है कि उसकी इनकम भी बढ़ गई हो गई, इनकम तो वो की वही है, पर महंगाई बढ़ गई है, मतलब गुड्स और सर्विस की जो है प्राइजें इंक्रीज हो गई है, तो इतनी सेविंग नहीं हो पा रही होगी, तो इससे सेविंग की जो हैबिट है वो भी डिक्रीज होती है और सेविंग उतनी नहीं हो पाती है महंगाई के कारण। इट ऑल्सो अफेक्टेड वेरियस फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। जो महंगाई है वो बहुत से फैक्टर्स को अफेक्ट करती है, जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी अफेक्ट करती है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब है ओवरऑल या एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, द सम ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन कंट्री इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, जो कि हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा हो रहा है उसी के सम को क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। यानी जो हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विस, फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन पर जो खर्चा हो रहा है उसी का सम क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड। ओवरऑल या एग्रीगेट सप्लाई। अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई या ओवरऑल सप्लाई क्या होता है। इट रेफर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी में उसके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी टोटल क्वांटिटी, जो प्रोडक्शन हुआ है उसी की टोटल क्वांटिटी को कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब आता है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, महंगाई जो है वो कितने प्रकार की होती है। मेनली 2 टाइप है, डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन, कॉस्ट ड्राइवन इन्फ्लेशन। सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन क्या होती है। व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरऑल डिमांड देन इट इज कॉल्ड डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन। जब जो महंगाई है वो इंक्रीज हो, किस कारण से इंक्रीज होने का कारण ये हो कि इंक्रीज डिमांड के कारण महंगाई इंक्रीज होगी। कैसे, वो कैसे, जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे कि भारत में क्या है कि प्याज नहीं मिल रहे थे थोड़े दिन पहले, तो प्याज नहीं बनने के कारण किसी किसी के पास जो प्याज थे बचे हुए, उन्होंने क्या कर दी कि रेटें बढ़ा दी प्याज की, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा थी। तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण इन्होंने जिसके पास प्याज पड़े थे उन्होंने क्या किया था कि महंगाई बढ़ा दी थी प्याज पर, मतलब रेट बढ़ा दी थी कहने का मतलब। तो इससे रिलेटेड जो इन्फ्लेशन होता है वही क्या है, डिमांड रहे। अब देखेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन, कॉस्ट ड्राइवन इन्फ्लेशन। फर्स्ट है डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड इंक्रीज होने के कारण जो महंगाई होती है उसी को कहा जाता है डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन। जैसे मैं बता दूं
ये महंगाई किस प्रकार से होती है, ये इन्फ्लेशन किस प्रकार का होता है कि डिमांड इंक्रीज होने के कारण महंगाई बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन। मैं बता दूं, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्या है कि बहुत सी चीज़ों की डिमांड होने लग गई है। जैसे बता दूं उदाहरण के तौर पर, जैसे चीनी है, शुगर। तो शुगर क्या है कि जैसे कि शुगर थी, शुगर पहले क्या मिल रही थी, 40 रुपये किलो, 1 किलो के 40 रुपये, 50 रुपये, जो भी पहले मिल रही थी, ठीक है, लॉकडाउन से पहले। अब लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि कोई सप्लाई नहीं है, शुगर की कोई सप्लाई नहीं हो रही है, सब ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है सब बंद है। तो क्या है कि इसकी, अब लोग तो जो पहले खा रहे थे, शुगर जितनी इस्तेमाल कर रहे थे उतने कर रहे हैं, बट जो है सप्लाई नहीं हो रही है। तो अब क्या हो रही है, शुगर की जो है वो डिमांड बढ़ती जा रही है, शुगर की क्या बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अब क्या करेंगे लोग, जिनके पास शुगर है, जो होलसेलर रिटेलर जो भी हैं, उनके पास शुगर है, तो उन ये क्या करेंगे कि शुगर के दाम बढ़ा देंगे, इनकी प्राइस बढ़ा देंगे। पहले 40-50 थी, तो अब ये क्या करेंगे, 60-70 कर देंगे, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई नहीं होने के कारण डिमांड ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से जो महंगाई होती है डिमांड के कारण, उसी को कहा जाता है डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन। तो व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरऑल डिमांड, देन इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, देन इट इज़ कॉल्ड डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन जो है, जब महंगाई बढ़े, किसके कारण, डिमांड के कारण, जब डिमांड के कारण महंगाई बढ़ती है, तो उसको कहा जाता है डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन या डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल डिमांड इंक्रीज एंड ओवरऑल सप्लाई डिक्रीज इन दिस इन्फ्लेशन। तो जो डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन है, इसमें क्या होता है कि जो डिमांड है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, और जो सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिमांड इंक्रीज और सप्लाई इंक्रीज, मैंने बताया जैसे कि शुगर है, शुगर में अभी लॉकडाउन के कारण सप्लाई नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरी तरह से बंद है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो अब क्या है कि जिनके पास शुगर है वो क्या करेंगे, इसके रेट जो है वो बढ़ा देंगे, हाई कर देंगे। तो इस प्रकार की जो महंगाई होती है, डिमांड के कारण जो महंगाई होती है, उसको कहा जाता है डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन। और इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इनपुट कॉस्ट क्या होता है, तो इनपुट कॉस्ट कैसे इंक्रीज होती है। अब बताता हूँ इनपुट कॉस्ट जो है वो कैसे इंक्रीज होती है। जैसे कोई कार की इंडस्ट्री है, तो कार की इंडस्ट्री में तो कार बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। तो ये आयरन जो है वो इंडस्ट्री किसी रामलाल के आदमी से ख़रीदती है। तो रामलाल के आयरन की शॉप है, वो रामलाल जो है वो आयरन किसको देता है, फैक्ट्री को देता है, जो इंडस्ट्री है कार की। तो अब क्या होता है, थोड़ा जैसे कि अब राम जो है वो आयरन की रेट बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि इसके एम्प्लॉय जो है इनकी रेट भी बढ़ा, एम्प्लॉय जो है वो डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा पैसे लेने की। या राम के ट्रांसपोर्टेशन में इन जो राम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो महंगा हो गया हो ट्रांसपोर्टेशन, या बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आता हो, या राम जो हो वो घाटे में हो, तो राम क्या करेगा, प्राइस इंक्रीज़ कर देगा। तो अब जो ये आयरन देगा राम कार इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री में आयरन देगा उसकी रेट भी हाई लेगा। तो अब कार जो होगी वो हमको क्या मिलेगी, बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि इसके ज़्यादा कार बनाने वालों के ज़्यादा पैसे लगें, तो कार वाला हमसे भी ज़्यादा पैसा लेगा। तो जैसे कि जो कार पहले बता दूं कि 25 लाख में मिल रही थी, तो पहले 25 लाख में मिल रही थी क्योंकि रामलाल सही रेट में दे रहा था, आयरन की रेट भी सही थी। तो रामलाल ने अब क्या है कि आयरन की रेट बढ़ा दी, तो वही कार क्या हो गई, 30 लाख की हो गई, ठीक है, क्योंकि कार वाले के ज़्यादा पैसे लगे आयरन के। तो कार वाला यूँ तो नहीं है कि उसके घर में से पैसे लगा के हमको दे देगा, तो कार वाला क्या करेगा, वो भी उसके पैसे जो है वो बढ़ा देगा, पैसे बढ़ा देगा। तो अब हम जो है वो 30 लाख की कार जो है वो खरीदेंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि ये क्या है, इनपुट कॉस्ट है। इसी प्रकार से इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ होने के कारण डिमांड कम पड़ जाती है। जैसे कि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है तो इनकी रेटें जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो
अब लोग जो होंगे वो कार को कम खरीदेंगे, क्योंकि 5 लाख ज़्यादा लग रहे हैं। पहले 25 लाख ही लग रहे थे, तो अब 30 लाख हो गई रेट। तो लोग क्या करेंगे कि 30 लाख की कार को कम खरीदेंगे, इतना नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या होती है कि डिमांड कम हो जाती है। तो यही है इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट में मतलब में जो इंडस्ट्रीज ये है, जो गुड्स कौन बना प्रोड्यूस करती है, इनकी जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यही होती है कॉस्ट ड्राइवन इन्फ्लेशन। हाँ, तो कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन अब क्या दे रखा बुक में, व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट देन इट इज कॉल्ड कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होता है, किसके कारण, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण। जब इन्फ्लेशन राइज होता है किसके कारण, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण। मैंने बता दिया इनपुट कॉस्ट जो कि पीछे से जो भी इंडस्ट्रीज ये होती है, ये राइट जो है प्राइस इंक्रीज कर देती है किसी भी गुड्स की या प्रोडक्ट की, तो वो क्या है, इनपुट कॉस्ट। तो इनके कारण इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ती है, इसी को कहा जाता है कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन। तो अब व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज ड्यू टू डाउनफॉल इन एग्रीगेट सप्लाई बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवन इन्फ्लेशन। वही बात हो गई कि जब इन्फ्लेशन राइज हो, क्यों, किसके कारण, जब सप्लाई जो हो वो कम हो जाए, क्योंकि इंक्रीजिंग कॉस्ट, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है किसी भी प्रोडक्ट की या गुड्स की वो इंक्रीज हो गई है, तो इसी को कहा जाता है कॉस्ट ड्राइवन इन्फ्लेशन। जैसे कि इस इन्फ्लेशन में क्या होता है कि सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि किसी भी गुड्स और प्रोडक्ट की जो होती है वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है इस महंगाई में। जैसे कि जो कार थी वो 30 लाख में मिलने लगी, तो मतलब क्या हो गई थी, उसकी जो इनपुट कॉस्ट जो थी वो इंक्रीज हो गई। तो अब क्या होगी, सप्लाई कम होने लग जाएगी, क्योंकि डिमांड होगी नहीं तो सप्लाई भी कम होगी और ना ही डिमांड होगी। तो यही है कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन, यानी कॉस्ट जो है वो हाई होने के कारण जो महंगाई होती है उसी को कहा जाता है कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन। अब आता है मेजर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या कारण है, तो फास्ट ग्रोथ इन द सप्लाई ऑफ करेंसी, स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हाई लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर और अदर कॉस्ट देखेंगे। एक एक को देखेंगे कि क्या कैसे क्या। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का एक मुख्य जो कारण है वो यह है कि डिमांड इंक्रीज होना। हमने दो तरह के इन्फ्लेशन देखे थे, एक तो डिमांड रिलेटेड और एक कॉस्ट रिलेटेड। तो जो ज़्यादा महंगाई होती है वो डिमांड से रिलेटेड होती है। तो वो कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुगर है, शुगर की जो है वो डिमांड है अभी लॉकडाउन के कारण। तो शुगर की जो दुकानदार थे उन्होंने क्या की, रेटें बढ़ा दी। तो रेटें बढ़ा दी तो क्या हो गई, इसका मतलब इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो गया। तो जब डिमांड होगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी गुड्स और सर्विस में, गुड्स और सर्विस की यदि डिमांड ज़्यादा है, यदि डिमांड इंक्रीज हो गई है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। ये बात आप याद रखना कि डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। फास्ट ग्रोथ इन द सप्लाई ऑफ करेंसी। अब करेंसी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो रही है, और या यह भी कह सकते हैं कि करेंसी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा होने के कारण भी महंगाई होती है, महंगाई बढ़ती है। वो कैसे, जैसे मैं बता दूं आपने कि गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट सभी को 5-5 लाख रुपए दे दे, हर व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए दे दे। ये पॉसिबल नहीं है, पर आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि यदि 5-5 लाख रुपए सभी को दे दे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, तो लोग क्या करेंगे, लोगों के पास अब पैसा आ गया है 5-5 लाख रुपए, तो लोग क्या करेंगे, ये व्यक्ति है
वो चलो एसी खरीदने निकल गया, ये है कार खरीदने निकल गया, ये है एक है बाइक खरीदने निकल गया, एक के विचार हो गए मकान बना लिया। और इस प्रकार से जो होगी वो इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। हर प्रकार की, हर लोग की यदि सबको 5-5 लाख रुपए दे दें तो ये डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी, हर चीज़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर क्या है कि जो जो लोग 5-5 लाख खरीदते जाएंगे काम तो कम करेंगे, और जो जैसे कि मार्केट में 500 एसी पड़ी थी, कितनी पड़ी थी, 500 एसी पड़ी थी मार्केट में। तो अब क्या किया है कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए सभी को बांट दिए। तो अब ये जो एसी बनाने वाले थे उनको भी पैसे की अब ज़रूरत ही नहीं है, वो क्यों एसी बनाएंगे। वो यूँ सोच लेंगे अब तो आ गए हमारे पास 5 लाख रुपए, अब उनको काम करके क्या करना, बाद में करेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि ये 500 एसी पड़ी है वो बेचेंगे। तो अब जैसे कि 5-5 लाख रुपए वाले जो लोग हैं वो आएंगे एसी खरीदने, जो ऐसे इनके पास कम पड़ती जाएगी। अब ये भी सोचेंगे चलो इनकी रेटें बढ़ा देते हैं, तो ये रेटें बढ़ा देंगे, क्योंकि एसी की जो होगी वो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, रेटें बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से जब सप्लाई ज़्यादा होगी करेंसी की तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। when there is a more supply of currency as compared to actual requirement, it cause inflation। जब करेंसी की ज़्यादा सप्लाई होगी कंपेयर टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट, जो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर सप्लाई की करेंसी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। इन इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ हाई सप्लाई ऑफ करेंसी, there is a high level of overall demand and low level of overall supply। ये मैंने आपको बताया कि यदि इकोनॉमी में सप्लाई की मनी ज़्यादा हो जाएगी, 5-5 लाख रुपए सभी को दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि लोग जो होंगे वो तरह तरह की चीज़ों की डिमांड करने लग जाएंगे, जिससे कि डिमांड जो है वो हाई लेवल की हो जाएगी और जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास तो 5 लाख रुपए आ गए हैं, सभी के पास दौड़ दौड़ के जा रहे हैं लेने के लिए, उधर प्रोडक्शन हो नहीं रहा है चीज़ों का, और ये जो है तो इससे क्या है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जो एसी वाले थे, कार वाले थे, ये क्या करेंगे, रेट बढ़ा देंगे, तो जो महंगाई होगी वो बढ़ गई समझ लो। तो जितना हो सके वो सप्लाई की करेंसी कम होगी तो महंगाई भी कम होगी। ड्यू टू दिस देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। तो यदि सप्लाई की करेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो जो गुड्स की प्राइस है, जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात सही है कि यदि करेंसी की सप्लाई जो है वो मिनिमम रहे, रिक्वायरमेंट जितनी रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट उतनी ही सप्लाई की हो करेंसी की, तो कोई इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाली नहीं है। यदि जो सप्लाई है करेंसी की वो ज़्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब जो इंडस्ट्रीज़ है और इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो जैसे कि आप वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो भी डिमांड बढ़ेगी। यदि कोई इंडस्ट्री जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बना रही है, इतना ध्यान नहीं दे रही है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, तो डिमांड बढ़ेगी उस चीज़ की, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जैसे बता दूँ इंडस्ट्री का स्लो ग्रोथ कैसे, कोई कार की इंडस्ट्री है, वो जो है धीरे धीरे चल रही है, वो इतना काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, 50 कार थी पहले इनके पास, तो वो 50 कार बना दी, अब धीरे धीरे बना रहे हैं तो 50 कार जो होंगे वो लोग खरीदेंगे। जैसे ही इनके पास 25 कार बचेगी, ये समझ लेंगे कि जो डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तो अब ये क्या करेंगे, जो 25 कार बची हुई है उसकी रेट जो है वो हाई कर देंगे। इन्होंने समझ लिया, जो ये समझ गए इंडस्ट्री वाले की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो ये क्या करेंगे, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये क्या, महंगाई हो गई।
तो अब हम पढ़ेंगे इवन आफ्टर वेरियस रिफॉर्म्स एंड रिवॉल्यूशन, हमने बहुत से रिफॉर्म किए हैं, रिफॉर्म लाए और बहुत सी जो है वो रिवॉल्यूशन किए हैं, बट प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वेरी लो, परंतु जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। और उसी प्रकार से मैंने जो इंडस्ट्री वाला जो एग्जांपल बताया था, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी आ जाएगा। तो एंड एग्रीकल्चर सेक्टर फेल टू फुलफिल द डिमांड, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी डिमांड को फुलफिल करने में फेल रहा है। ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज इंक्रीज देयर प्राइस, और जो क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी डिमांड ज़्यादा होती है, और यदि डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। Industrial sectors also failed is in fulfilling the increasing demand. Excessive demand in industrial sector resulted into increase in price. और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी डिमांड को, जो बढ़ती डिमांड है उसको, आज अभी की हम देखें हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें हम देखें कि जो लोगों की डिमांड जो है वो जितनी इंक्रीज होती जा रही है, इसको हमारे जो सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसमें फेल हो रहे हैं। हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा खर्चा कर देती है रोड बनाने में। जैसे मैं बता दूं, जैसे कि गवर्नमेंट है वो रोड बना रही है, तो रोड बनाने के लिए ज़्यादा, मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं हम, कर रहे हैं कि जैसे ज़्यादा रोड बना रही है, हाई लेवल एक्सपेंडिचर कर रही है, हाई लेवल का एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट। जैसे रोड बना रही है तो रोड बनाने के लिए जो डामर होता है वो, उसकी कमी होती जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो सरकार जो है वो हाई लेवल के एक्सपेंडिचर कर रही है रोड बनाने में, तो डिमांड जो डामर होगा उसकी रेट जो है वो डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि डामर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि सरकार के जो एक्सपेंडिचर है वो हाई लेवल के होते जा रहे हैं। तो डामर की कमी होगी तो जो डामर होगा उसकी डिमांड होगी, तो इस प्रकार से जो है इन्फ्लेशन हो जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट है वो जो पानी के वो नल सप्लाई है उसमें एक्सपेंडिचर कर देती है, रोडों में कर देती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज इंक्रीज द ओवरऑल डिमांड, ड्यू टू दिस कंडीशन इन्फ्लेशन अराइजेज। तो बता दिया मैंने कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है ज़्यादा पब्लिक सर्विस पर, जिससे कि जो डिमांडें होंगी वो इंक्रीज होगी। अब आता है मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो मॉनेटरी मेजर और फिस्कल मेजर और अदर मेजर, वो हम देखेंगे एक एक। मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी मेजर आर टेकन बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो मॉनेटरी मेजर है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो सेंट्रल बैंक है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, वो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को मॉनेटरी मेजर के अंदर। अंडर दिस मेजर सेंट्रल बैंक मेक वेरिएशन इन सप्लाई ऑफ करेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट। मतलब कि जो इसमें क्या, इसके अंदर क्या उपाय किया जाता है कि जो सेंट्रल बैंक जो होती है वो करेंसी की सप्लाई कम करती है, लोगों को लोन जो होती है वो कम प्रोवाइड करवाती है, और लोन जो देती है वो हाई इंटरेस्ट पर देती है। जो आरबीआई होती है, आरबीआई क्या करती है, जो करेंसी की सप्लाई है उसको डिक्रीज करती है, लोगों को लोन देना कम करती है। ज़्यादा लोन दो लेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और इंटरेस्ट, और जो लोन देती है उनकी इंटरेस्ट रेट भी थोड़ी हाई रखती है, जिससे कि ज़्यादा लोन जो है वो ज़्यादा ना ले सके ये लोग। इट ट्राइज टू डिक्रीज द ओवरऑल डिमांड एंड इंक्रीज द ओवरऑल सप्लाई। और ये ऐसा ट्राई करती है कि जो डिमांड जो है वो हर चीज़ की डिक्रीज हो, और जो ओवरऑल सप्लाई है वो ज़्यादा हो। When amount of currency and credit decrease in the economy, the overall demand also decrease, due to which inflation also decrease. तो जब जब करेंसी और जो करेंसी और क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा, आरबीआई क्या करेगी, एक सेकंड,
आरबीआई जो है वो क्या करेगी, करेंसी को और जो क्रेडिट है उसको क्या करेगी, हमारी इकोनॉमी में कम कर देगी, सप्लाई नहीं करेगी। तो इससे जो होगा वो ओवरऑल डिमांड जो होगी, डिमांड वो डिक्रीज होगी, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं आएगा तो लोग जो है वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन जो होगा वो भी कंट्रोल हो जाएगा और वो इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होगा। अब आता है फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब फिस्कल मेजर जो है ये किसके अंडर चलता है, गवर्नमेंट के द्वारा। और जो मॉनेटरी मेजर था वो आरबीआई कंट्रोल करती है और फिस्कल मेजर को जो हमारी गवर्नमेंट है वो करती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल द ओवरऑल डिमांड एंड इंक्रीज द ओवरऑल सप्लाई। गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है डिमांड जो है वो इंक्रीज ना हो, और जो सप्लाई जो कराती है हर चीज़ की वो ज़्यादा कराती है, डिमांड कम से कम रखती है, डिमांड को कंट्रोल करे रखती है गवर्नमेंट। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीज द डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक लोन। गवर्नमेंट जो होती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको इंक्रीज कर देती है, और पब्लिक के जो एक्सपेंडिचर है उनको डिक्रीज कर देती है, पब्लिक के लोन्स को है वो भी डिक्रीज कर देती है गवर्नमेंट। इस प्रकार से हमारा इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि जब गवर्नमेंट या आरबीआई ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे इकोनॉमी में, ज़्यादा पैसा नहीं जो सप्लाई नहीं करेंगे करेंसी की इकोनॉमी में, तो लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे। डिमांड क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो जो इन्फ्लेशन होगा वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा, महंगाई इंक्रीज़ नहीं होगी। अदर मेजर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स ऑफ डेली यूजेज एट लो कॉस्ट थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो अदर मेजर है जो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है, जो डेली यूज़ की जाने वाली वस्तुएं हैं जैसे गेहूँ चावल, वो लो कॉस्ट पर थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जो राशन कार्ड की दुकानें होती है वो उनके द्वारा, ये राशन कार्ड की दुकानें गवर्नमेंट के द्वारा चली जाती है। इनमें क्या करते हैं कि गुड्स को डेली यूज़ किए जाने वाले जो गुड्स होते हैं उनको रीजनेबल कॉस्ट पर प्रोवाइड करवाती है, जैसे गेहूँ चावल ऐसी चीज़ें। बाय इम्पोर्टिंग गुड्स ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंशन। गवर्नमेंट क्या करेगी, यदि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो इंपोर्ट करना, गुड्स का इंपोर्ट करना इंक्रीज कर देगी, और गवर्नमेंट के जो खर्च हैं वो रिड्यूस कर देगी, जिससे कि डिमांड ना बढ़े और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके।